बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के हैं, जो एफएससी के स्टूडेंट्स ई कैट, फॉस्ट, नस्ट वगैरह में दाखिला लेने की तैयारी करते हैं और तमाम बोर्ड्स के जो इम्तहानात हैं उनकी तैयारी के लिए भी बहुत मुफीद हैं। और इसके साथ ही मैंने 10 एमसीक्यूज़ पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए हैं। आप उनको डाउनलोड करके वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ताकि आपको पता चले कि बोर्ड्स, ई कैट या इंजीनियरिंग की जो एंट्री टेस्ट वगैरह हैं उनके अंदर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। आपने मेरी इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करना है, ताकि पता चले कि आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व कर सकूं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो फर्स्ट एमसीक्यू है, वेरी सिंपल, वो ऑर्डर से रिलेटेड है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ पी बाय एन एंड ऑर्डर ऑफ बी इज़ एन बाय पी, द ऑर्डर ऑफ बी ए विल बी। देखिए, जब भी प्रोडक्ट की शक्ल में आपने ऑर्डर की बात करनी है तो दो चीज़ें देखनी हैं। पहले ये कि बी ए पॉसिबल भी है कि नहीं। तो बी ए पॉसिबल कब होगा? याद रखिए, प्रोडक्ट उस वक़्त पॉसिबल होगा जब आप जो हमारे पास ए है उसकी देखना है आपने, जो बी है उसके कॉलम्स की तादाद और जो ए है उसके रोज़ की तादाद जो हैं वो सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि बी ए पॉसिबल है तो बी में जो बी है, बी के कॉलम्स की तादाद और जो ए है उसके रोज़ की तादाद जो है वो सेम हो। तो यहाँ इफ़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ बी, यहाँ आपने बी समझना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए। यानी ये हमारे पास ये बी है और यहाँ ए है। तो ये पहली शर्त है कि पॉसिबल भी है कि नहीं। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ से जो हमारे पास अगर बी ए ऑर्डर लेना है तो जो बी का ऑर्डर है, बी में नंबर ऑफ़ रोज़ आपने देखनी है। तो बी की जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो n है और जो हमारे पास ए है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो आपने देखने हैं, उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो n हैं। तो यहाँ से आपके पास ये n रोज़ बी का और ये कॉलम्स जो हैं वो ए के, तो यहाँ से हम जो ऑर्डर देखेंगे वो n बाई n आएगा। तो इन ऑप्शंस में हमने गौर से देखना है कि किस मैट्रिक्स में हमारे पास n बाई n की शक्ल में होगा। तो ये डी जो है ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी बी ए और ए बी पॉसिबल है कि नहीं, वो जब हम चेक कर लेंगे तब जाके हमारे पास जो है ये ऑप्शन मिलेगा। वंस अगेन यहाँ आपने ये चीज़ देख लेनी है कि ये जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ बी है यहाँ ए नहीं है, और यहाँ जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो बी नहीं बल्कि ए है, क्योंकि यहाँ पर हमने बी ए जो है उसके प्रोडक्ट की बात की है, ना कि ए बी के प्रोडक्ट की बात की है। इसको करेक्ट कर लेना है आपने। नंबर 2, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन इफ़ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो। यानी अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मेन प्रिंसिपल, मेन कह लें, प्रिंसिपल डायगोनल कह लें, लीडिंग डायगोनल कह लें, 3 नाम है उसके हमारे पास नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होंगे। और इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं ए आई जे इज़ ज़ीरो फॉर ऑल आई इज़ ग्रेटर दैन जे। तो इस तरह की मैट्रिक्स का क्या नाम होगा? आया वो अपर ट्रायंगुलर होगा, लोअर ट्रायंगुलर होगा, या ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, या नन होगा? तो इस तरह की जितनी भी मैट्रिसेस हैं उनको हम नाम देते हैं
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी जो अपर में एक ट्रायंगल बनेगी। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें A1 1 1 2 1 3, यानी हमारे पास जो अपर पोर्शन है एक ट्रायंगल की शक्ल में है, और इसमें जो I है वो छोटा है और जो J है वो बड़ा है। यानी अगर मैं यहाँ A1 2 की बात करूँगा तो I जो है ये 1 है और जो J है ये 2 है। तो इसमें जो है अपर जो है हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं उसमें आई जो है वो छोटा होता है और जे क्या होता है, बड़ा होता है। अगर ये सारे जो हैं ये बच जाएं और इससे नीचे जो हैं वो सारे ज़ीरो हो जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट, इफ़ टू रोज आर टू कॉलम्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर इंटरचेंज्ड। यहाँ अगर आप मैट्रिसेस के अंदर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होंगी तो उनमें से ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की दो रोज़ या दो कॉलम्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, उनकी जगह बदलते हैं, तो डिटर्मिनेंट पे क्या असर पड़ता है। देखिए आपने पढ़ा है कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स की दो रोज़ या दो कॉलम्स जो हैं उनको आप क्या करते हैं, आपस में उनकी जगह बदलेंगे, तो जो डिटर्मिनेंट है, जो असल डिटर्मिनेंट था उसके क्या हो जाएगा, माइनस की शक्ल में आ जाएगा। यानी अगर फ़र्ज़ करें पहले डिटर्मिनेंट जो है वो ए का डिटर्मिनेंट है, तो जब आप दो रोज़ या दो कॉलम्स चेंज करेंगे उनकी जगह तो माइनस की शक्ल में डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन में इसका ऑप्शन जो है देखें ये सी है। अब एक्सप्लेनेशन में ए मैट्रिक्स हमने ली है, ये 2/2 की है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 15 आता है, लेकिन जब हम इसमें क्या करते हैं, रोज़ की जगह बदल देते हैं, यानी पहली जो रो है उसको दूसरी और जो हमारे पास दूसरी है उसको पहली पे शिफ्ट कर देंगे, तब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो आप इसको गौर से देखें, जो पहला डिटर्मिनेंट था दूसरा जो है उसका वो माइनस की शक्ल में आ गया है। तो याद रखिए ये डिटर्मिनेंट का एक रूल है, प्रॉपर्टी है, खसूसियत है, डिटर्मिनेंट को पढ़ते वक्त आप देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं और उनमें ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। देखिए मैट्रिसेस के अंदर बेसिकली ये एक डेफिनेशन है, अगर आप गौर से देखेंगे ये डेफिनेशन है कि जब भी आप दो मैट्रिसेस जो हैं उनका प्रोडक्ट लेफ़्ट भी और राइट भी उसको आप चेक करें वो आई आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि ये मैट्रिसेस जो हैं बेसिकली क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की शक्ल में है। यानी अगर हम इसका पहले ऑप्शन देखेंगे तो चूँकि मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन की बात की है, तो इसके अंदर अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कहीं जिक्र होगा तो वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये डी जो है चूँकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर है तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ज़रा रीज़न इसकी सुन लें कि जब भी हमें दिया होगा कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो नॉन सिंगुलर हैं और फिर ए बी जो है वो बी ए जो है वो आई के बराबर है, यहाँ आई जो है ये यूनिट मैट्रिक्स, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए का इन्वर्स जो है वो बी हो सकता है या बी का इन्वर्स जो है वो ए हो सकता है। यानी आम ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की शक्ल में हैं। तो याद रखिए ये बेसिकली एक डेफिनेशन है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ए का इन्वर्स बी हो या बी का इन्वर्स ए हो, दोनों सूरतों में हमने इसको जस्टिफाई करना है। तो इस तरह जो है नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यू है। अब देखिए हमें ये सिस्टम दिया हुआ है 3/3 का। अब हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस अगर कहीं भी आते हैं तो हमने उनको सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमने ऑप्शन की मदद से वो जो वैल्यूज़ हैं इन इक्वेशंस में चेक करके देखना है कि कौन सी इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करती है। देखें ये बड़ा आसान सा होता है, पहली कीमत x की है, दूसरी y की है, तीसरी z की है, तो हम बारी बारी ये वैल्यूज़ जो हैं बाज़ औक़ात जो है आप उनमें से गैस लगा कर भी चेक कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि पहली चेक करें, आप ऐसे रैंडमली चेक करें। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर हम इसके अंदर ये 1 0 1 यानी x1 y0 z1 ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन पहली में भी, दूसरी में भी और तीसरी में भी, तो ये लेफ़्ट और राइट क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तो इनमें से जो सी ऑप्शन है इसमें एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ हैं वो इस इक्वेशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। लिहाजा जब भी हमने सोल्यूशन के हवाले से कोई डिस्कशन करनी है तो हमने ऑप्शन की मदद से
वो एक्स वाई जेड या एक्स वाई की वैल्यू या सिर्फ एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है। तो तमाम किस्म की इक्वेशंस जिसमें सोल्यूशन की बात आ जाएगी, तो हम उसमें सिर्फ ऑप्शन में से वो वैल्यू पुट करके लेफ़्ट और राइट चेक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है और उसका डिटर्मिनेंट 5 है, तो आपने 2a का डिटर्मिनेंट बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। देखें, जब आपको मालूम हो कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और उसका डिटर्मिनेंट क्या है, तो आप उस मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 4 से या 2 से, तो उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन से पहले मैं आपको एक रूल फार्मूला बता देता हूँ कि जब भी अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर n/n है, तो आपने के कोई भी नंबर लेकर, यानी ये स्केलर मल्टीपल ऑफ, यूँ समझ लें, ए है, इसका डिटर्मिनेंट जब भी लेना है, तो ये जो के है जिससे आपने ए को मल्टीप्लाई किया है, इसकी पावर आपने n कर देनी है। n का मतलब ये जो n/n ऑर्डर की शक्ल में आपने लिखा है, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 2/2 में हम 2 ले लेंगे, 3/3 में यहाँ के की पावर 3 ले लेंगे और ए का डिटर्मिनेंट उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2a, 2 बाहर आ जाएगा और इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का हमें दिया है, 3/3 है, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट भी हमें उन्होंने दिया है, ये 5 है, तो लिहाजा जब 8 को 5 से ज़रब देंगे 40 आ जाएगा। तो इस तरह जो है हमारे पास ये ऑप्शन डी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह और भी इसके MCQs 3a 5a आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए हमने इस मैट्रिक्स को बेसिकली क्या करना होता है, एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर हम इस तरह की मैट्रिक्स जिसमें देखें पहली एंट्री सारी नॉन ज़ीरो हैं, उसके बाद यहाँ 2 0 आ गई, यहाँ 1 0 आ गई, यहाँ 2 0 आ गई, तो आप इसको बहुत ही सिंपल वे से रीअरेंज कर लेंगे। जब रीअरेंज कर लेंगे तो इसकी जो शक्ल है कुछ इस तरह की मिल जाएगी। और ये 3 या 4 स्टेप के बाद आपने क्या करना है, पहली रो वैसे रहने देनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, रोज़ की जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज कर देनी है और उसके बाद ये फॉर्म ले आनी है। 3 स्टेप के बाद ये आपको फॉर्म नज़र आएगी। ये एचेलॉन फॉर्म है, इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं उनको काउंट कर लें। तो चूँकि इसमें जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं उनकी तादाद 4 है, तो इसका जो रैंक होगा वो 4 आ जाएगा। यानी जो रैंक अगर आपने फाइंड आउट करना है तो वो आपको मिल जाएगा। एक और तरीका भी है रैंक फाइंड आउट करने का, वो डिटर्मिनेंट की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो ये है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 4/4 मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए, याद रखिए 4/4 मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाए, तो इसका रैंक जो है वो 4 होगा। इसी तरह 3/3 मैट्रिक्स है, उसका रैंक अगर नॉन ज़ीरो आ जाए तो उसका जो रैंक होगा वो 3 होगा। यानी डिटर्मिनेंट की मदद से भी आप रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसकी जो रैंक फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो आ जाए। अगर ज़ीरो आ जाएगा तो फिर रैंक उसके ऑर्डर से कम होगा, ये याद रख लें। उसके बाद ये भी एक MCQ है जो कैट के टेस्ट में 2-3 दफ़ा आया हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, सी दी हुई है और कंडीशन भी दी है कि AB = C। यानी अब हमारे पास सी जो है ये यूनिट मैट्रिक्स है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम यूनिट मैट्रिक्स लगाएंगे तो ये पीछे इसका एक MCQ मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपको AB = I की शक्ल में वैल्यू मिले तो आप A के इन्वर्स को B लिख देंगे या B के इन्वर्स को A लिख देंगे। तो इस सवाल में भी हमें क्या दिया हुआ है, देखें AB जो है वो I के इक्वल है, तो हमें वो कहता है जी आपने बताना है कि B क्या है। B का मतलब है कि आपने A का इन्वर्स निकालना है। यानी ए का इन्वर्स निकालने के लिए 2 चीज़ें ही दरकार होती हैं, ए का डिटर्मिनेंट और ए का एडजॉइंट। तो हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसका एडजॉइंट लेकर फिर चेक करेंगे इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन है इसको अगर हम गौर से देखेंगे, वैसे तो इस पर भी नज़र जा सकती है, इस पर भी नज़र जा सकती है, लेकिन आप जब एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट लेकर इसको इवेल्यूएट करेंगे, यहाँ साइन जो है ये माइनस की वजह से यहाँ अलामतें पूरी मैट्रिक्स की हर एंट्री में चेंज हो गई हैं, लिहाजा सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा।
इस तरह जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास एक इक्वेशन है जो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की शक्ल में है। ये बेसिकली 2 वेरिएबल्स में एक इक्वेशन है लीनियर। अब इसमें कुछ शराइत दी हैं कि a भी नॉन ज़ीरो है, b भी नॉन ज़ीरो है और c ज़ीरो है। तो आपने ये बताना है कि ये होमोजीनियस लीनियर है, नॉन होमोजीनियस लीनियर है, या क्वाड्रेटिक की शक्ल में है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन जिस 2 वेरिएबल में होगी और राइट साइड पे कांस्टेंट हमारे पास, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, जैसे कि ये इक्वेशन दी हुई है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम मैथ की लैंग्वेज में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का नाम देते हैं। लिहाजा इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स जो है उसको चेक करना है। अब इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि स्क्यू हर्मिशन जो है, या इसी तरह हर्मिशन है, या स्क्यू सिमेट्रिक है, या स्क्यू जो है हमारे पास हवाले से चेक करने का मैट्रिसेस के अंदर एक ट्रिक है, तरीका है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो पहले स्क्यू हर्मिशन को आपने कैसे चेक करना है। अब देखें, इन ऑप्शंस के अंदर आपने 2 चीज़ें देखनी है। देखें, पहले तो डेफिनेशन है कि आपने ए का कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज लेना है और माइनस ए आना चाहिए। अब इस डेफिनेशन के 2 मेन हिस्से निकाले गए हैं, सुन लें। जब भी किसी मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं अगर वो ज़ीरो हैं, क्या है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं, या वो प्योरली इमेजिनरी हैं, तो फिर वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू हर्मिशन होगी। यानी पहली शर्त ये है। तो हम पहली शर्त इनमें से देखेंगे कौन सी पूरी हो रही है। यानी या तो डायगोनल पे सारे ज़ीरो ज़ीरो होंगे, या प्योरली हमारे पास इमेजिनरी होंगे। तो इसमें भी प्योरली इमेजिनरी हैं, इसमें ज़ीरो ज़ीरो आ गए हैं, जबकि इसमें जो है हमारे पास रियल आ गए हैं, और इसमें भी ज़ीरो ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएंगे पहली शर्त की मदद से। तो डायगोनल पे या ज़ीरो आपने चेक करना है सारे, या प्योरली इमेजिनरी यानी उसमें रियल पार्ट नहीं होगा। जो दूसरी शर्त है कि जो ए आई जे हैं एलिमेंट्स, वो क्या होंगे, उनका जो एलिमेंट्स होंगे कॉरिस्पॉन्डिंगली वो माइनस ए जे आई का कंजुगेट। अब इसमें कुछ मैं बातें समझा दूं। मिसाल के तौर पर ये एक एलिमेंट है, इसको अगर हम देखेंगे ये A12 है, तो इसकी कॉरिस्पॉन्डेंस हमने लेनी है A21 से, यानी इसको इसके साथ चेक करना है। इस एलिमेंट को इसके साथ चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, इसका कंजुगेट लें। कंजुगेट लेकर आपने क्या करना है, पूरी रकम में माइनस से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी इसके कंजुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, इसके कंजुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, इसके कंजुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। तो इस तरह जो है आपके पास, जिसमें इस तरह से ये शर्त पूरी हो जाए, कॉरिस्पॉन्डेंस कौन सी देखनी है, इसकी हमने इसके साथ देखनी है। यानी इसका कंजुगेट लें फिर उसकी अलामत बदलें, ये आना चाहिए। इसका कंजुगेट लें उसकी अलामत बदलें, ये आना चाहिए। इसका कंजुगेट लें उसकी अलामत बदलें, ये आना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखेंगे ये भी शर्त पूरी नहीं कर रहा। तो अब इसको अगर हम गौर से देखते हैं, ये सारे ज़ीरो ज़ीरो आ गए हैं, और इसका कंजुगेट लेकर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जो दूसरी बात है वो भी पूरी हो गई। तो यहाँ से जो हमारे पास बी ऑप्शन है ये स्क्यू हर्मिशन के लिए है। अब ट्रिक क्या है, शॉर्टकट क्या है, या ये सारे ज़ीरो होने चाहिए या प्योरली इमेजिनरी हों, पहली बात। दूसरी, इसके अंदर आपने क्या करना है, हमारे पास जो हमारे पास अयोटा वाली रकम होगी, सुन लें, वो वैसे ही आएगी, यानी सेम, उसमें आप तब्दीली नहीं लाएंगे। जो रियल पार्ट होगा ना उसकी अलामत बदल दें बस। यानी ये रियल पार्ट 1 है तो इसमें -1 कर दें। यहाँ जो है सिर्फ अयोटा आ जाएगा प्योरली, तो मैंने बोला है जो प्योरली पार्ट होगा उसकी अलामत नहीं चेंज होगी। अगर ये अयोटा है तो ये भी अयोटा ही रहेगा। अब इसको भी आप गौर से देखें, इसमें अयोटा है तो अयोटा की जो है अलामत नहीं बदलेगी, सिर्फ रियल पार्ट जो है वो प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। इस तरह जो है स्क्यू हर्मिशन। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आता तो आप यूँ समझ लें कि इसकी पहचान भी यही है, सिर्फ क्या होगा कि इसमें इमेजिनरी पार्ट प्योर जो है वो नहीं होता। स्क्यू हर्मिशन के लिए, ये सिमेट्रिक के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो सिर्फ एडिटिव इन्वर्स की शक्ल में आती हैं, यानी रियल होंगी और एडिटिव इन्वर्स। तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक का रूल होगा। तो स्क्यू हर्मिशन और स्क्यू सिमेट्रिक, इवन सिमेट्रिक भी आप चेक कर सकते हैं। आपने इनको MCQs को तैयार भी करना है ताकि आपके लिए ये वीडियो जो है मेरी हेल्पफुल हो। मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज़।